नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका के खिलाफ 1, 2, 3, 4, 5 आखिर कितने देशों को लामबंद कर पाएगा भारत। टैरिफ पर जयशंकर के प्लान से बौखला जाएंगे ट्रंप। खबर में आगे जिक्र होगा कि अब भारत और भूटान के बीच चलेगी ट्रेन, इन दो शहरों में से मिलेगी सेवा। प्रोजेक्ट पर 4,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। आगे आपको बताएंगे कि नीतीश का काम बोल रहा है। बिहार में सीट शेयरिंग पर संजय झा का बड़ा खुलासा, कर दिया बड़ा ऐलान। खबर में आगे जिक्र होगा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि दिल्ली से बिहार तक बदलेगा मौसम का मिजाज। यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश। जहाँ दोस्तों हर एक खबर की 11 में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन कि वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका के खिलाफ 1, 2, 3, 4, 5 कितने देशों को लामबंद कर पाएगा भारत। टैरिफ पर जयशंकर के प्लान से बौखला जाएंगे ट्रंप। जी हां दोस्तों, टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका के बीच टेंशन बना हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्रिक्स कभी पसंद नहीं आया। वो इस मंच को अमेरिकी प्रभुत्व के लिए चुनौती की तरह देखते हैं। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक से इतर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों का मिलना अमेरिका को जाहिर तौर पर रास नहीं आएगा, लेकिन ट्रंप की मौजूदा नीतियों और संरक्षणवाद को देखते हुए ज़रूरी है कि भारत विकल्पों की तलाश तेजी से करे। वहीं दोस्तों इस बैठक में विस्तारित ब्रिक्स देशों के सहयोग को और गहराने पर जोर दिया गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों को वैश्विक व्यापार व्यवस्था पर हो रहे दबाव और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। जयशंकर ने अपने बयान में अमेरिका का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब बहुपक्षीय व्यवस्था दबाव में है तब ब्रिक्स ने हमेशा विवेकपूर्ण और सकारात्मक बदलाव की आवाज़ उठाई है। ब्रिक्स में अब 10 देश हैं। मूल रूप से ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने मिलकर इसका गठन किया था, लेकिन 2024 में 5 नए सदस्य देश मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात इससे जुड़ गए। इससे ब्रिक्स एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया और ट्रंप ब्राज़ील से भी खफा हैं, जो ब्रिक्स का पहला सदस्य देश है। ब्राज़ील भी अमेरिका की नीतियों से परेशान है और टैरिफ से निपटने के रास्ते खोज रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब भारत और भूटान के बीच चलेगी ट्रेन, 2 शहरों से मिलेगी सेवा। प्रोजेक्ट पर 4,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप भारत से भूटान ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर आ रही है। दरअसल भारत और भूटान सरकार के बीच 2 नई रेल लाइन को लेकर समझौता हुआ है। इन रेल लाइनों की कुल लंबाई लगभग 90 किलोमीटर होगी, जिनका कुल निवेश 4,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजना असम के कोकराझार से भूटान के गेलेफू शहर और बंगाल के बनारहाट से भूटान के तमत्से को जोड़ेगी। इस परियोजना से भूटान की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों को वैश्विक नेटवर्क तक बेहतर पहुंच मिलेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश का काम बोल रहा है। बिहार में सीट शेयरिंग पर संजय झा का बड़ा खुलासा, कर दिया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बिहार फर्स्ट के मंच से हुंकार भरते हुए स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार की सरकार को किसी से कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने दावा किया कि बिहार को जिस अंधेर दौरे से निकालकर नीतीश कुमार ने विकास की राह पर ला खड़ा किया है, उसे जनता अब किसी दूसरे हाथ में नहीं सौंपना चाहती। संजय झा ने यहाँ तक कहा कि इस बार का चुनाव केवल 5 साल का नहीं बल्कि बिहार के आने वाले 30 साल का भविष्य तय करेगा। नीतीश का काम बोल रहा है, 30 साल के भविष्य का दावा। जी दोस्तों, संजय झा ने रोजगार और पलायन जैसे प्रमुख मुद्दों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुए काम पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार के सामने इसलिए कोई चुनौती नहीं है क्योंकि बिहार में उनका काम बोल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने SPMRF द्वारा आयोजित भारत मंथन 2025 नक्सलवाद मुक्त भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि काफ़ी लोग नक्सलवाद की हथियारों से लैस गतिविधियां समाप्त हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देश में नक्सलवाद क्यों विकसित हुआ, इसका वैचारिक पोषण किसने किया? जब तक भारत का समाज नक्सलवाद के विचार का वैचारिक पोषण, लीगल समर्थन और वित्तीय पोषण करने वाले समाज में बैठे लोगों को समझ नहीं लेता है और उनको हम वापस नहीं लाते हैं, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई समाप्त नहीं होगी। अमित शाह ने कहा कि हाल ही में भ्रम फैलाने के लिए एक पत्र लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि अब तक
तक जो कुछ हुआ है वो एक गलती थी। युद्ध विराम की घोषणा की जानी चाहिए और हम आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। युद्ध विराम नहीं होगा। अगर आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो युद्ध विराम की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने हथियार डाल दीजिए, पुलिस एक भी गोली नहीं चलाएगी। और जैसे ही पत्र आया सब उछल पड़े। ये सभी वामपंथी दल वामपंथी हिंसा से सार्वजनिक रूप से दूर रहे थे, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट हुआ इनकी तुच्छ सहानुभूति उजागर हो गई। उन्होंने पत्र और प्रेस नोट लिखकर मांग की है कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट तुरंत बंद किया जाए। सीपीआई और सीपीआईएम ने ऐसा किया। उन्हें उनकी रक्षा करने की क्या ज़रूरत है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली से बिहार तक बदलेगा मौसम मिजाज। यूपी महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में होगी झमाझम बारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मानसून की वापसी के साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में उमस भरी गर्मी ने पिछले एक सप्ताह से खूब परेशान किया है, जबकि महाराष्ट्र और गोवा जैसे इलाकों में भीषण बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार सौराष्ट्र और कच्छ में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा तथा कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी द्वारा रविवार को जारी किए गए अपडेट के अनुसार खंभात की खाड़ी के ऊपर एक सुस्पष्ट कम दबाव क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव में 29 सितंबर को सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय क्षेत्रों में अत्यंत भारी वर्षा और 30 सितंबर को बहुत भारी वर्षा और गुजरात क्षेत्र में 29 सितंबर को भारी वर्षा की संभावना है। वहीं 2 अक्टूबर से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में कई जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए योगी सरकार ने बनाया खास प्लान। 9 अक्टूबर से होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को राज्य के सभी 75 जिलों में 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक 8 दिवसीय व्यापार मेले आयोजित किए जाने की घोषणा की। राज्य सरकार ने बताया कि मेलों में उद्यमियों को अपने उत्पादों की प्रस्तुति और प्रचार के लिए निःशुल्क स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे। एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के चौथे दिन खादी फॉर नेशन, खादी फॉर फैशन सेमिनार के दौरान ये घोषणा की है। सचान ने जीएसटी सुधारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लागू होने के बाद पहली बार इतनी व्यापक छूट दी गई है, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र को नई गति मिली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार के साथ होगा झारखंड में चुनाव, आयोग ने तैनात कर दिए पर्यवेक्षक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर झारखंड में घाटशिला उपचुनाव बिहार चुनाव के साथ होना लगभग तय है। आयोग ने रविवार को बिहार चुनाव के साथ साथ घाटशिला उपचुनाव एवं अन्य उपचुनावों के लिए पर्यवेक्षकों के तैनाती की घोषणा कर दी। आयोग के अनुसार विभिन्न राज्यों में कार्यरत 470 अधिकारियों, 320 आईएएस, 60 आईपीएस और 90 आईआरएस अधिकारी को बिहार चुनाव एवं अन्य उपचुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों, सामान्य पुलिस और व्यय के रूप में तैनात करने का निर्णय लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा ने कसी कमर, 45 सदस्यीय चुनाव समिति का किया गठन, लिस्ट जारी, कई दिग्गज बाहर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने रविवार को 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, जिसमें केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। इस समिति का काम चुनावी प्रचार की रणनीतिक तैयारी कर उसे बूथ स्तर तक पहुंचाना होगा। वहीं घोषणा पत्र निर्माण के लिए अलग से 13 सदस्यीय दृष्टिपत्र समिति बनाई गई है, जिसका नेतृत्व सुदेश रुंगटा करेंगे। भाजपा ने समिति के गठन में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को खास प्राथमिकता दी है। पार्टी ने यह सुनिश्चित किया है कि विभिन्न वर्गों और समाज के प्रतिनिधियों को शामिल कर चुनाव में व्यापक संदेश दिया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राफेल जेट पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा फेल, चीन का दूसरा बड़ा दुश्मन भी खरीदेगा फ्रांसीसी विमान। अब की J-20 स्टील से होगी जंग। जी हाँ दोस्तों, चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ मिलकर राफेल फाइटर जेट को लेकर काफ़ी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की है। पैसे देकर विदेशी एक्सपर्ट से लेख लिखवाए, हो हल्ला मचाया, लेकिन हकीकत में चीन का झूठ सच्चाई के तूफान में तिनके की तरह उड़ गया। पहले भारतीय वायुसेना ने 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा था और अब खबर आ रही है कि चीन का एक और सबसे बड़ा दुश्मन ताइवान फ्रांस से 4.5 जनरेशन वाला ये एडवांस फाइटर जेट खरीद सकता है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान अपने पुराने मिराज 2000 के बेड़े को फ्रांसीसी राफेल से बदलने पर विचार कर रहा है, जिसका मकसद चीन के साथ तनाव की स्थिति में अपनी वायुसेना के लिए एडवांस फाइटर जेट खरीदना है। हालांकि ताइवान के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि इसी महीने चीनी वायुसेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को
300वां J-20 फाइटर जेट की डिलीवरी मिली है, जो एक 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है। दोस्तों, आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ट्रंप के खिलाफ घेराबंदी, जयशंकर ने ब्रिक्स को लेकर कह दी बड़ी बात, अमेरिका की बढ़ेगी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ के मामले में घेराबंदी की। भारत ने ब्रिक्स देशों से एक बहुत ज़रूरी अपील की। भारत ने ब्रिक्स देशों से कहा कि वो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का बचाव करें, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी समर्थन करें। यह अपील अमेरिका के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्रेरित संरक्षणवाद के खिलाफ एक साफ संदेश था। दोस्तों, दरअसल ट्रंप ब्रिक्स संगठन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो इसके प्रति हमेशा शत्रुतापूर्ण रहे हैं। उन्होंने तो इसे खत्म करने की बात भी कही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की एक बैठक की मेजबानी की। ये बैठक UNGA के मौके पर हुई थी और इस बैठक में उन्होंने अमेरिका का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा बिल्कुल साफ था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ट्रंप ने ब्रिक्स के लगातार बढ़ते विस्तार को अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व के लिए खतरा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ये डॉलर की भूमिका के लिए भी खतरा है। ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर वो डॉलर से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो उन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। UNGA से भारत का कड़ा संदेश, यूक्रेन गाजा में रोके युद्ध, जयशंकर ने समृद्ध देशों के पाखंड को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने शनिवार को यूक्रेन और गाजा में जारी शत्रुता को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया और शांति बहाल करने में सहायक किसी भी पहल का समर्थन करने की बात दोहराई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की आम बहस को संबोधित करते हुए ये बात कही। जयशंकर ने कहा कि हम में से प्रत्येक के पास शांति और समृद्धि में योगदान देने का अवसर है। संघर्षों के मामले में विशेष रूप से यूक्रेन और गाजा में जो सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं, उन्होंने भी इसका प्रभाव महसूस किया है। जयशंकर ने प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल से विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जो देश सभी पक्षों को शामिल कर सकते हैं, उन्हें समाधानों की तलाश में आगे आना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत शत्रुता समाप्त करने का आह्वान करता है और शांति बहाल करने में मददगार किसी भी पहल का समर्थन करेगा। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यूक्रेन और पश्चिमी एशिया में चल रहे 2 बड़े संघर्षों के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे तो खबरों में भी नहीं आ पाते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। POK में कुछ बड़ा होने वाला है, एक्शन कमेटी के लॉकडाउन की घोषणा से हलचल, मुनीर आर्मी दबा देगी आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में लोगों के गुस्से और प्रदर्शनों से तनाव बढ़ता जा रहा है। नीलम वैली पब्लिक एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर ने जनता की मांगों को लेकर क्षेत्र को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा की है। एक तरफ POK के लोगों ने सोमवार के लॉकडाउन से पीछे नहीं हटने की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार और सेना इस आंदोलन को बलपूर्वक कुचलने के लिए तत्पर दिख रही है। सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च करते हुए क्षेत्र में दहशत फैलाने की कोशिश की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। नीतीश के कैश फैक्टर प्लान ने उड़ाई लालू यादव की नींद, BJP के फायदे की उम्मीद ताकते रह गए तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, चुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा करते हुए बिहार की NDA सरकार ने वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य भर की महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत चुनावी राज्य की 75 लाख महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 10-10 हज़ार रुपये मिले हैं। चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई इस योजना की तुलना अन्य राज्यों में अन्य प्रतिद्वंदियों पर मतदाताओं का समर्थन बढ़ाने के लिए अपनाई गई इसी तरह की राजनीतिक रणनीतियों से की जा रही है। NDA सरकार की नवीनतम पहल मतदाताओं को लाभ पहुंचाएगी या नहीं, ये अनिश्चित है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन आगामी चुनावों में महिलाओं के वोट हासिल करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मानसून की वापसी, यूपी बिहार में दशहरा पर होगी झमाझम बारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मानसून की वापसी के साथ ही राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। भारत मौसम विभाग के अनुसार एक सुस्पष्ट कम दबाव क्षेत्र पश्चिम विदर्भ और उससे सटे उत्तर मध्य महाराष्ट्र के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से कोंकण, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में कुछ स्थानों पर 28 सितंबर से 1 अक्टूबर के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। IMD ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी जारी है। मानसून की वापसी रेखा अभी भी गुजरात के वेरावल, भरूच, उज्जैन, झांसी और शाहजहांपुर से गुजर रही है। वहीं 28 से 30 सितंबर तक पूर्वी और मध्य भारत में मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है।
दोस्तों आपको बता दें कि भारत मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट के अनुसार दिल्ली में 28 व 29 सितंबर को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिल्ली एनसीआर में 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और इस दौरान अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री तक रह सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, सीएम योगी बोले गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपद्रव करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी चेतावनी दी। सीएम ने बलरामपुर में कहा कि कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इनको लगता है कि सरकार अब भी इनके सामने झुक कर के काम करेगी। गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस के साथ काम करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी संवेदना हर उस नागरिक के साथ है जो भारत को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, भारत की परंपराओं और संस्कृति का सम्मान करता है। इन मूर्खों को ये भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहों पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं है। यहाँ पर आपको बता दें कि चौराहे चौराहे पर जाकर कितने कमज़ोर और कायर हैं कि छोटे छोटे बच्चों जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में गणित और विज्ञान की पुस्तक होनी चाहिए, कुछ लोग छोटे बच्चों को आई लव मोहम्मद के पोस्टर देकर समाज में अराजकता फैला रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इनको ये भी नहीं मालूम कि उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद है ही, लेकिन ये लोग इन बच्चों की ज़िंदगी को भी बर्बाद करने पर उतारू हैं। सरकार इस तरह की अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया है, जो भी राह चलते राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करने की कोशिश करेगा, उसको हम पहले से ही इस बारे में कह देंगे कि उसको हम बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट पहले से ही कटाकर दे देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रूस ने कीव पर 500 ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइलों से किया हमला। पोलैंड ने बंद किया एयर स्पेस, यूक्रेन में रेड अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने कीव पर रात भर 500 ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइल से हमला किया। इसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। रूसी हमले को देखते हुए पोलैंड ने अपने जेटों की असमानता में तैनाती करते हुए एयर स्पेस को बंद कर दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पाकिस्तान के हाथ से निकला जहरी इलाका, कब्जे के लिए गई मुनीर आर्मी पर मौत बनकर टूटा BLA, 15 फौजियों की मौत। जहाँ दोस्तों बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही गुट बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी के 15 सैनिकों की हत्या की जिम्मेदारी ली है। BLA की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया है कि BLA लड़ाकों ने खुदजार जिले के जहरी इलाके में हुई झड़प में 15 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। बलूचिस्तान का जहरी इलाका कथित तौर पर अगस्त के महीने से आज़ादी समर्थक सशस्त्र समूहों के कब्जे में है। पाकिस्तान की सेना इस पर नियंत्रण के लिए कोशिश कर रही है और इसके चलते उसकी बलूच लड़ाकों से झड़पें हो रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। RSS के 9 साल पूरे होने से पहले बोले PM मोदी, कहा निस्वार्थ सेवा की भावना और अनुशासन संघ की असली ताकत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि निस्वार्थ सेवा की भावना और अनुशासन का पाठ ही संघ की असली ताकत है और इसके असंख्य स्वयंसेवकों के हर कार्य में राष्ट्र प्रथम को प्राथमिकता दी जाती है। प्रधानमंत्री ने रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात के 125वें संस्करण में स्वदेशी अपनाने पर एक बार फिर जोर दिया और लोगों से 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर खादी की कोई वस्तु खरीदने का आग्रह किया। PM मोदी ने यह भी कहा कि सरकार छठ महापर्व को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने RSS की सराहना करते हुए कहा कि अब से कुछ ही दिन बाद हम विजयदशमी मनाएंगे और इस बार विजयदशमी एक और कारण से भी खास है। इस दिन RSS अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। CM नीतीश से मिले धर्मेंद्र प्रधान, NDA में सीट शेयरिंग पर सियासी हलचल हुआ तेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले NDA की रणनीति तेज हो गई है। चुनाव प्रभारी बने धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर सीट बंटवारे को लेकर चर्चा की, जबकि दूसरी ओर विपक्षी महागठबंधन भी सीट शेयरिंग पर मंथन में जुटा है। दोस्तों आपको ये कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूके की जनता ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सड़कों पर
हज़ारों लोग, शहबाज मुनीर ने चलाई गोली। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में तनाव बढ़ता जा रहा है। पीओके के कोटली में शनिवार को हज़ारों लोग पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। इस दौरान सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर बल प्रयोग करते हुए प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने निर्दोष आम लोगों को निशाना बनाया, जिससे स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई और बड़े पैमाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाए जाने की रिपोर्ट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोटली में हज़ारों की संख्या में लोगों के सड़कों पर उतरने के बाद पाकिस्तानी सेना ने गोली चलाई है। इसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है। पाकिस्तान सरकार ने तनाव को देखते हुए पर्यटकों को पीओके न जाने की सलाह दी है। पत्रकारों और मीडिया को भी पीओके में जाने से रोक दिया गया है। बताया गया है कि 2000 पुलिसकर्मी और 167 एफसी प्लाटून पीओके में तैनात की गई।